नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के दो बहुत ही कह सकते हैं फाउंडेशनल आर्टिकल्स के बारे में, अनुच्छेद 11 और 12। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी नियम नहीं है, नहीं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो ये तय करते हैं कि एक भारतीय नागरिक होने का असल मतलब क्या है और हमारी सरकार की हमारे प्रति क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आया होगा। आखिर ये तय कौन करता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं? इस सवाल का जवाब हमें सीधा ले जाता है संविधान के अनुच्छेद 11 की तरफ। ये है अनुच्छेद 11 जो हमारी संसद को नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। कहने का मतलब ये है कि ये अनुच्छेद ही तय करता है कि इस महान देश के समुदाय का सदस्य कौन हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो अनुच्छेद 11 का सार क्या है? सीधी सी बात है, ये हमारी संसद को नागरिकता के मामले में सुप्रीम पावर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि नागरिकता के जो नियम हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है। हमारी संसद समय और हालात के हिसाब से उन्हें बना भी सकती है, बदल भी सकती है और हाँ, जरूरत पड़ने पर उन्हें हटा भी सकती है। और ये शक्ति कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस स्लाइड से लगाइए। संसद सिर्फ ये तय नहीं करती कि नागरिकता मिलेगी कैसे, बल्कि ये भी कि किसी की नागरिकता कैसे खत्म की जा सकती है या कोई खुद कैसे नागरिकता छोड़ सकता है। और ये अधिकार इतना बड़ा है कि संसद को संविधान के जो मूल नागरिकता प्रावधान हैं, यानी अनुच्छेद 5 से 10, उनसे भी आगे जाकर कानून बनाने की पूरी छूट है। और हाँ, ये शक्ति सिर्फ कागजों में नहीं है। साल 1955 एक बहुत ही ऐतिहासिक साल था जब संसद ने पहली बार अनुच्छेद 11 से मिली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक बड़े और निर्णायक तरीके से किया था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक संवैधानिक प्रावधान असल कानून की शक्ल लेता है। जो मशहूर नागरिकता अधिनियम है 1955 का, वो सीधे सीधे अनुच्छेद 11 की ही देन है। आज भी भारत में सिटीजनशिप को कंट्रोल करने वाला ये मेन कानून है, जिसमें हाँ, समय समय पर जैसे 1986 में, 2003 में और हाल ही में 2019 में कुछ जरूरी बदलाव भी हुए हैं। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, दुनिया तो लगातार बदल रही है ना? माइग्रेशन के पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और देश की अपनी जरूरतें सब वक्त के साथ बदलती हैं। तो अनुच्छेद 11 ये पक्का करता है कि हमारे नागरिकता के कानून इन बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और कहीं पुराने पड़कर बेकार न हो जाएं। अच्छा, तो नागरिकता की बात तो हो गई, हमें अधिकार मिल गए, लेकिन सवाल ये है कि इन अधिकारों को हम क्लेम किसके खिलाफ करेंगे? मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो जिम्मेदार कौन होगा? यहीं पर कहानी का दूसरा और बहुत ही जरूरी हिस्सा सामने आता है, अनुच्छेद 12, और ये डिफाइन करता है राज्य को, यानी द स्टेट को। इसको ऐसे समझिए, जब संविधान हमें बराबरी या आज़ादी जैसे मौलिक अधिकार देता है तो अनुच्छेद 12 उन सभी संस्थाओं की एक लिस्ट बनाता है जो इन अधिकारों का सम्मान करने के लिए मजबूर हैं। ये राज्य की एक बहुत ही प्रैक्टिकल, फंक्शनल परिभाषा है। तो इस राज्य की छतरी के नीचे कौन कौन आता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और विधानसभाएं तो हैं ही, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें हमारी स्थानीय नगरपालिका, गांव की पंचायत और यहाँ तक कि सरकार के कंट्रोल वाला कोई भी दूसरा अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन भी शामिल है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर राज्य की परिभाषा को इतना वाइड, इतना व्यापक रखा था, और इसका मकसद सिर्फ एक था, ये सुनिश्चित करना कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और कोई भी सरकारी संस्था अपनी जिम्मेदारी से भाग ना पाए। चलिए इसे कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं। क्या आपका बैंक SBI जैसा कोई सरकारी बैंक है? क्या आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? ये सारी संस्थाएं अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आती हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ मनमानी नहीं कर सकती और उन्हें आपके मौलिक अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। तो अब तक हमने दो अलग अलग चीजों को समझा है, एक जो नागरिकता के नियम बनाता है यानी अनुच्छेद 11, और दूसरा जो सरकार की जवाबदेही तय करता है यानी अनुच्छेद 12।
लेकिन एक आम नागरिक के लिए इन दोनों का एक साथ क्या मतलब है? ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं? ये स्लाइड इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ अनुच्छेद 11 देश को स्थिरता और सुरक्षा के लिए साफ साफ नियम बनाने की ताकत देता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 12 नागरिकों को ये गारंटी देकर मजबूत बनाता है कि उनके अधिकारों की रक्षा होगी और सरकार की शक्ति बेलगाम नहीं बल्कि जवाबदेह होगी। आखिर में ये सारी बात शक्ति और जवाबदेही के एक बड़े ही नाजुक संतुलन पर आकर टिक जाती है। ये दोनों अनुच्छेद मिलकर एक नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते का एक पूरा और डायनामिक ढांचा तैयार करते हैं। ये टेबल दोनों अनुच्छेदों के बीच के फर्क और रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। अनुच्छेद 11 का सब्जेक्ट है नागरिकता और इसका मकसद है कम्युनिटी में मेंबरशिप के नियम बनाना। वहीं अनुच्छेद 12 का सब्जेक्ट है राज्य की परिभाषा और इसका मकसद है उन नियमों से बंधे नागरिकों के प्रति जवाबदेही तय करना। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसे क्रिकेट टीम की तरह सोचिए। अनुच्छेद 11 ये तय करता है कि टीम में कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे और अनुच्छेद 12 टीम के कप्तान और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों और नियमों को तय करता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दोनों मिलकर ही एक कामयाब टीम बनाते हैं। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जा रहे हैं कि नागरिकता और राज्य की ये परिभाषाएं सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं। हम जिस तरह से ये तय करते हैं कि हम कौन हैं और सरकार की हमारे प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सीधा सीधा हमारे देश के चरित्र, उसके मूल्यों और उसकी पहचान को बनाता है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।